गांव से हूं तो वहां पे पढ़ाई के लिए मतलब चुनौती तो होती ही है। प्राप्त करना ही पहली चुनौती होती है, फिर इतने बड़े स्तर की परीक्षा पास करना एक दूसरी चुनौती। हो या कोई पुरुष हो, बिना जो है अपने पीछे के जो सहयोग होते हैं माता पिता के, भाई बहनों के, या 400-500 के बीच में आना है जी, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे में चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलता। पढ़ते तो आप हैं लेकिन अच्छा, ये छोटे बाल रखने का शौक कब से हुआ आपको? क्योंकि आपके एक बाल जो है एकदम जैन जैसे, तो ये शौक कब से हुआ आपको कि छोटे बाल रखने? उसके पीछे क्या रीज़न था ये मुझे नहीं पता था। कि मेरे को एक तो ये था कि भाई मैंने पिछली बार का इंटरव्यू जब दिया था तो मेरा ऑप्शनल और ये मेरा जो इंटरव्यू लगा था 22 जुलाई को, सेकेंड शिफ्ट में मेरा लास्ट था, सबसे लास्ट था। तो लास्ट में से एक प्रकार की तो कि कब मेरा इंटरव्यू आएगा एक हाँ, ये तो फीमेल कैंडिडेट से क्या होता है कि इम्पॉर्टमेंट और उससे जुड़े हुए, जैसे किसी ने कुछ काम किया है पहले से, तो जैसे महिला सीएम हमसे पूछा गया कि आपकी फेवरेट महिला सीएम कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रदेश में भाई एक सशक्त महिला सीएम ऑलरेडी रह चुकी हैं, इसलिए ठीक है। फिर आप कई चीज़ों को दोष दे सकते हैं, मेरी किस्मत खराब है ये वो, लेकिन आपको अल्टीमेटली लौटना अपने गोल पे फिर से है जी, उसके लिए प्रयास करना है। तो हालांकि मैंने बताया कि छठा प्रयास था, 5 बार तो मुझे सफलता। क्या करते हैं पिताजी मेरे किसान हैं, माता जी भी एक तरह से किसान कह देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ गृहिणी तक नहीं रोकेंगे, क्योंकि बहुत घर के फैसले कि कोई पोस्ट मिल जाए मुझे, उसके बाद फिर मुझे यूपीएससी के लिए जाना है। तो अभी क्या हुआ कि अभी थोड़ा विश्वास मजबूत हो गया कि हाँ किया जा सकता है। तो अब मेरा यही है अगला टारगेट 2023 में यूपीएससी का। हाँ, बाराबंकी जनपद की जनता के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज हमारे बीच में है नेहा सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनका सफ़र कैसा था, इंटर से ग्रेजुएशन से लेके पीसीएस तक का। हम चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी करेंगे इनसे कि आखिर कैसी पढ़ाई इन्होंने की, आगे की जो बच्चियां हैं वो कैसी पढ़ाई करें, ताकि यह मुकाम वो भी आगे हासिल कर सकें। हम उनके घर पे हैं, बात करेंगे। नेहा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने प्रथम रैंक प्राप्त की है इसमें बाराबंकी जनपद के लिए बहुत ही गर्व की बात है। धन्यवाद। तो कुछ बताइए हमारे लोगों को, कैसे आपने पढ़ाई शुरू करी अपनी? क्योंकि मैं यहाँ एक गांव से हूँ तो वहाँ पे पढ़ाई के लिए मतलब चुनौती तो होती ही है। प्राप्त करना ही पहली चुनौती होती है, फिर इतने बड़े स्तर की परीक्षा पास करना एक दूसरी चुनौती होती है आपके लिए। तो हालांकि मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, माता पिता भाई बहनों का, उन्होंने हमेशा मुझे इसके लिए मोटिवेट किया है। क्योंकि उतना नहीं, मतलब एवरेज स्टूडेंट कहा जाए तो वैसा ही मेरा परफॉर्मेंस था हमेशा जी। लेकिन ये मेरे भाई का मेरे पर विश्वास था कि नहीं तो मतलब सिर्फ के लिए तुम्हें जाना चाहिए। अभी मैंने स्टेट पीसीएस में जो है डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिस है, उसमें पहला स्थान मिला है मुझे जी। और काफ़ी लंबे प्रयासों के बाद आई है। ये मेरा एक तरह से देखा जाए तो 6वां प्रयास है जी। हाँ, मैंने 2016 से तैयारी इसकी शुरू की। अभी ये 2021 का जो है उसमें मुझे ये मतलब मौका मिला है कि सफलता प्राप्त हुई है। निर्देश मिलना या एक रास्ता मिलना, वो मिलने में काफ़ी वक्त लगा मुझे। हाँ, मतलब कि सही दिशा क्या हो सकती है। ये परीक्षाएं ऐसी होती हैं कि इसमें आपकी अगर दिशा सही नहीं है तो आप बहुत भटकते हो, और जब आपको सही दिशा मिल जाती है तो फिर आप सफल होते हैं जी। तो यही रहा, मतलब सपोर्ट रहा सबका, विश्वास रहा सबका, और फिर वो अंत में सफलता में कन्वर्ट हो। अब आप देखेंगे कि मतलब गांव में भी ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी लोग इसके लिए प्रयास करने लगे हैं जी। हाँ, उन्हें जब भी मौके मिलते हैं वो अच्छा प्रयास करते हैं, और यही वजह है कि अब पिछड़े क्षेत्रों से भी लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं। जैसे इस बार का भी चयन जो रहा है उसमें बहुत सारे लोग गांव के परिवेश से निकल के उन्होंने अच्छे स्थान हासिल किए हैं, अच्छी रैंक पाई है जी। आपने पढ़ाई कहाँ से करी थी? पहले जो शुरुआती पढ़ाई थी वो कैसी थी और कहाँ से शुरू करी? शुरुआती तो ये मतलब जो है मेरी हमेशा सरकारी स्कूल से पढ़ाई रही है, हिंदी माध्यम से रही है। मैंने अपना जो इंटर है वो सार्वजनिक विद्यालय है, वहाँ से इंटर परीक्षा पास की थी। उसके बाद स्नातक की परीक्षा मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया था, और ये अवध डॉक्टर राम मनोहर अवध विश्वविद्यालय जो कि यहाँ पे ग्रामांचल है, वहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त। 2015 में मेरा पीजी कंप्लीट हो गया था। तो 2015 के बाद फिर मैंने इधर ट्राई किया है 16 से। हाँ, तो उसके लिए मैंने पहले जो भी मुझे समझ में आ रहा था, जैसे कि पढ़ना कुछ भी, पहले तो सिलेबस ही नहीं पता था क्या होता है, बस कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दिया था। तो दिशा एक सही नहीं थी। हालांकि हर बार मैंने मेंस की परीक्षा लिखी, 2016 से लगातार लिखी है।
लेकिन थोड़ा सा वही गाइडेंस ना होने की वजह से या ऑप्शनल सही ना चूज़ करने की वजह से मेरा सिलेक्शन खराब होता है। तो इस बार 2021 की परीक्षा से पहले मैंने ऑप्शनल चेंज करने का फैसला किया और जो मेरा बैकग्राउंड सब्जेक्ट था उसी को मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया। इससे पहले ज्योग्राफी मैंने अपना रखा, तो उसमें मुझे इसमें अच्छे नंबर ना मिलने की वजह से असफलता मिल रही थी। और इस बार मुझे विश्वास था कि ऑप्शनल चेंज किया है और अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, तो उसमें मुझे सफलता मिली। अभी क्या है कि जो ये इस टाइप की जो परीक्षाएं होती हैं इसमें मेंस में आपको रिटन प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर कोई इस परीक्षा को पास करना चाहता है तो उसे रिटन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, जो आज की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है कि उनके घर वाले सोचते हैं कि ना पढ़ें, और आप एक महिला होकर इतने बड़े मुकाम पे पहुंची है, तो ऐसा तो बहुत बड़ा संदेश जाता है महिलाओं को लेके, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके जो अभिभावक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर कोई भी, चाहे कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, बिना जो है अपने पीछे के जो सहयोग होते हैं माता पिता के, भाई बहनों के या अन्य दोस्तों या उनके सहयोग के बिना, क्योंकि ये परीक्षा ऐसी है जो कि आप क्या होता है कि आप एक दिन तो मोटिवेट होते हो, अगले दिन निराश हो जाते हो, ठीक है। तो मोटिवेशन इसमें जो है आप हमेशा अपने आप सोचो कि बना के रख सको तो बहुत मुश्किल है। आप जब भी डिमोटिवेट फील करो तो आपके पीछे कोई खड़ा होना चाहिए जिसको आप पे ज़्यादा विश्वास हो और वो आपको हारने ना दे। क्योंकि आप यहाँ पे निराश होते हो क्योंकि भाई हर साल परीक्षा में 5 से 6 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से मुश्किल से 11 गुना बच्चे जिनकी पोस्ट होती हैं, मान के चलिए मैक्सिमम हो गया तो 8-10 हज़ार बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। 10,000 बच्चों के बाद अब 2 गुना उसका ले लीजिए तो वो इंटरव्यू में अपेयर करते हैं। अगर आप मान लीजिए 200 पोस्ट आई है तो 400 बच्चे उसके लिए अपेयर होंगे, या 400 हैं तो 800 होंगे, मतलब आपको 5 लाख से 400-500 के बीच में आना है। एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलता, पढ़ते तो आप हैं लेकिन और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसके साथ साथ, मोटिवेशन और अपने आप को मतलब एक सही दिशा में जाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, मेहनत तो करते हैं पर दिशा गलत होने की वजह से आप बहुत चलते हैं फिर भी अपनी मंजिल को पाएँ। हाँ। अच्छा, गेम में क्या पसंद है आपको, क्या खेलती हैं आप, मतलब खेल में क्या ज़्यादा पसंद है आपको? बचपन में तो क्रिकेट मैंने बहुत खेला है। हाँ, क्रिकेट मुझे फेवरेट था, क्रिकेट मैंने बहुत खेला है। उसके अलावा मैंने ब्लॉक लेवल पे कबड्डी भी खेला हुआ है। ये गेम रहे। अच्छा, ये छोटे बाल रखने का शौक कब से हुआ आपको? क्योंकि आपका एक बाल जो है एकदम जेन जैसे, तो ये शौक कब से हुआ आपको कि छोटे बाल रखें? नहीं, ये कोई शौक नहीं है, ये बस एक अभिव्यक्ति है, मुझे अच्छा लगता है, हमेशा ऐसे ही रहे हैं, ये कभी शौक के रूप में नहीं उभरा है। हाँ, ये बचपन से ही मतलब कोई एक पर्टिकुलर एज हम आपको नहीं बता सकते कि नहीं ये सही से मैंने छोटे बाल। कभी किसी ने कहा नहीं कि आपके छोटे बाल हैं, आप महिला हैं तो आपको बाल बढ़ाने चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो परसेप्शन है और हर कोई इसी से जज करता है एक महिला को, लेकिन उसका कोई बालों से आपका लेना देना नहीं होता है। आप क्या है कि अभी महिला पुरुष की जो कैटेगरी जिनसे उनको पहचाना जाता है उसके जो मायने हैं वो टूट रहे हैं। हाँ, अब उनको कपड़ों से या उनके कामों से या उनके पहनावे से या फिर उनके रहन सहन से या उनके तरीक़ों से अब वो चीज़ें टूटने लगी हैं, ठीक है। अब क्या है कि आप जो पसंद करते हो, अब वो ज़माना आ गया कि आप जो पसंद करते हो उसको आप चूज़ करते हो और लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो चलती हैं। पार्ट ऑफ लाइफ, ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, इसको कोई ये नहीं कि मतलब मुझे देख के मोटिवेट हो जाए और बाल छोटे कर ले। बाल छोटे रखना है बड़े रखना आपकी पर्सनल चॉइस होती है, या ये कहा जाए कि पर्सनल अभिव्यक्ति होती है। अच्छा, लोग इंटरव्यू से काफ़ी घबराते, सोचते हैं कि रिटर्न तो निकल जाएंगे लेकिन इंटरव्यू जो हमारा होगा बड़ा कठिन होगा, बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए कैसा इंटरव्यू आपका रहा और कैसे कैसे क्वेश्चन रहे आपके, कुछ उसके बारे में बताइए, मैं दर्शकों को जो जान सके तो तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू क्या होता है, इसकी पहली बात तो कोई तैयारी नहीं होती। इंटरव्यू का मतलब आप जो हैं, आपके अंदर की अभिव्यक्ति वही सामने निकल के आएगी। ये कोई क्वेश्चन का खेल नहीं है। जब मैं 2018 का जो था वो 20 में लगा था कोविड के टाइम पे इंटरव्यू, तो मुझे बड़ा डर था या इंटरव्यू में तो टीवीसी नहीं है कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप जवाब देंगे और आप विनर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप सवालों को किस तरह से हैंडल करते हैं, नहीं भी आता है तो भी जवाबों को किस तरह से होल्ड करके बताते हैं। आपका तरीका क्या है, आपके अंदर विश्वास क्या है जो भी आप बोल रहे हैं, और विश्वास है कि नहीं बस आप बता रहे हैं, किसके में बता रहे हैं। ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करती हैं, इसके अंदर विश्वास कितना है। कोई काम से मिलेगा तो कितने विश्वास के साथ इसको प्रेजेंट करना इसे आता होगा। अगर ये नहीं आता है, इस व्यक्ति के अंदर इतना विश्वास नहीं है, तो फिर ये किसी भी ऐसी जिम्मेदारी के लिए, किसी एक तहसील लेवल की या जिले लेवल पे आप अपने कामों को अंजाम देते हैं तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए भैया, आपके अंदर जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब तो जैसा आपने जीवन बचपन से तक दिया होता है
तो आप अपने बचपन से अब तक के जीवन के बारे में, अपने बारे में कितना अवेयर हैं, जी। ठीक है, अपने बारे में कितना जानते हैं, या आप सतही जीवन जीते आए हैं, आपके जीवन में गहराई है कि नहीं, आपकी समझ, सोच, वो सब इंटरव्यू में निकल के आती है। तो जब इस बार का इंटरव्यू था मेरा, तो मैंने नोटिस किया कि मुझे कोई डर नहीं था। हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई था। उसके पीछे क्या रीज़न था ये मुझे नहीं पता था कि मेरे को एक तो ये था कि भाई मैंने पिछली बार का इंटरव्यू जब दिया था तो मेरा ऑप्शनल और ये बैकग्राउंड सब्जेक्ट हिंदी और ग्रेजुएशन था, ये चेंज थी। तो मेरे को था कि मेरे से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ऑप्शनल भी पूछे जाएंगे या फिर वैसे पूछे जाएंगे। लेकिन इस बार क्या था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि ऑप्शनल भी मेरा वही है और मतलब हिंदी और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी वही है। मेरे से अगर सब्जेक्ट पूछे जाएंगे तो अंदर विश्वास था कि भाई यही चीज़ तो मैंने पढ़ रखी है, गहराई से ज्ञान तो इसी का है, तो इसी से सवाल आएंगे। तो वो भी चीज़ें अच्छी थी। और मतलब जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादातर मेरी पर्सनालिटी से ही पूछे गए। एक मतलब ये देखना कि सिर्फ जो दिखाई दे रहा है क्या ये ऐसा ही है या इसमें कुछ सच में मजबूती है, गहराई है। हाँ, तो इंटरव्यू के लिए आप जो हैं उसे अच्छे से जानें, यानी कि अपने बारे में अच्छे से जानें। और अगर आप कह रहे हैं कि जैसे मुझे कुछ पसंद है और अब फिर उसी के बारे में अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है और नहीं बता पा रहा है तो भाई ये कैसी पसंद है यार, आप उसके बारे में जानते तक नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं इंटरव्यू के बाद। अच्छा, आपसे कैसे सवाल पूछे गए थे? 2 सवाल जो आपसे पूछे गए हों। मेरे से जो सवाल पूछे गए थे तो मेरा जो इंटरव्यू लगा था 22 जुलाई को, सेकेंड शिफ्ट में मेरा लास्ट था, सबसे लास्ट था। तो अंदर से एक प्रकार की तो कि कब मेरा इंटरव्यू आएगा, एक हाँ, ये तो उत्सुकता रहती है पूरे टाइम से। हाँ, जी। मुझे लग रहा था कि मेरा पहला ही लग जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या लग बाई चांस कि सबसे लास्ट इंटरव्यू मेरा था। जी। तो जब मुझे अंदर बुलाया गया तो काफ़ी, क्योंकि क्या होता है आपका शुरू में इंटरव्यू लगता है तो थोड़ा सा भाई सामने जो इंटरव्यू लेने बैठा हुआ होता है वो भी उसके पास सवाल होते हैं, पर जब आप अंत में पहुंचते हो तो वो चाहते हैं कुछ ऐसी बातें आपसे ही पता चल जाएं, उसी से आपको जज कर लें। तो सवाल उनके पास कम हो जाते हैं। हाँ, सवाल लगभग खत्म हो चुके होते हैं, करंट अफेयर इन सब चीज़ों के सवाल खत्म हो चुके होते हैं। तो मेरे से जो सवाल पूछे गए थे, हालांकि उसमें उस टाइम जैसे हमारी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पे हुई थी तो उनसे भी सवाल पूछे गए, लेकिन ऐसा नहीं, उनसे जैसे जनजाति के बारे में सवाल पूछा गया कि किस जनजाति से बिलोंग करती हैं और वो किस जगह पे ज़्यादा है। और क्योंकि राष्ट्रपति जी ने बहुत संघर्ष किया था, उनका जीवन संघर्ष हो रहा था, तो इनसे ये भी पूछा गया कि उन्होंने जो संघर्ष किया है अगर वहाँ से आपको कुछ अपनी पर्सनालिटी में उतारना हो तो आप क्या वहाँ से अडेप्ट करें। और दूसरी चीज़ जो था कि अब क्योंकि फीमेल कैंडिडेट से क्या होता है कि एम्पावरमेंट और उससे जुड़े हुए, जैसे किसी ने कुछ काम किया है पहले से, तो जैसे महिला सीएम हमसे पूछा गया कि आपकी फेवरेट महिला सीएम कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रदेश में भाई एक सशक्त महिला सीएम ऑलरेडी रह चुकी हैं, सुश्री मायावती जी, मैंने उन्हीं का नाम लिया। तो उनका प्रशासन मुझसे पूछ लिया गया। अब 2007 से 12 का प्रशासन हालांकि रहा है, लेकिन उतना उस टाइम पे मुझे अवेयरनेस नहीं थी हाँ पॉलिटिक्स बारे में, लेकिन सुनते जरूर थे लोगों से कि भाई बहुत आक्रामक और सशक्त प्रशासन है। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था, उनका प्रशासन सिर्फ प्रशासन था, आक्रामक था, कैसा था? तो मुझे लगा नहीं, थोड़ा तो एग्रेशन था उनका प्रशासन। हाँ, तो वो चीज़ें पूछी गई। और ऐसे ही मतलब कि अगर आपको कभी मौका मिला या फिर आपके लाइफ में आपने अचीव क्या किया अभी तक जो भी था वो आपको क्या लगता है आपने सबसे अच्छी चीज़ जो अचीव की? तो मुझे लगा कि अभी तक मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ अचीव की है वो है मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ और वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है, वहाँ पे जो मैंने शिक्षा अचीव की है वो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड से जाके जहाँ के अभी गाँव का मेरे लेवल देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अशिक्षा है अभी। हाँ, शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। पूरे रामनगर पंचायत का अगर देखा जाए सेंसस 2011 का, तो यहाँ मात्र 24.6% है शिक्षा का स्तर, क्योंकि राष्ट्रीय और यूपी दोनों लेवल से नीचे है। और ये मैंने बताया भी विज़न मेरा कि जब भी मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं शिक्षा के स्तर पर कुछ अच्छा काम करूँ। तो कहते हैं कुछ इंटरटेनमेंट भी होता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, हंसी मजाक से भरपूर क्वेश्चन होते हैं, तो उसके बाद कुछ बताइए। लास्ट में क्या हुआ कि जब पूरा इंटरव्यू मेरा हो गया, सारे पहले तो जो अध्यक्ष होते हैं मेन को करते हैं, उसके बाद जो बाकी सारे होते हैं बोर्ड मेंबर होते हैं वो सारे सवाल पूछ लेते हैं, तो होता है जब फिनिश हो जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ आपका इंटरव्यू हो चुका है, एक लास्ट सवाल का जवाब देते जाएंगे। तो ऐसे ही पूछ लिया उन्होंने कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बताइए आप क्या करेंगे। तो मेरे मतलब ये वैसे हर एक क्या होता है स्टूडेंट ये तैयार करके जाता है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में आपको डाल के देखना चाहते हैं कि आप परेशान तो नहीं हो जाएंगे या आपने कुछ भौकाल तो नहीं तैयार करके रखा है। हालांकि भौकाल मैंने भी तैयार करके रखा था, बहुत बड़ा सोचा था, पर इंटरव्यू को मैंने सोचा थोड़ा फनी तरीके से खत्म किया जाए। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि पढ़ाई बहुत हो गई है सर, शादी करने का मन कर रहा है, तो शादी कर लेंगे। तो इस पर सारे बोर्ड मेंबर सुन लगे थे, तो उन्होंने वैसे ही मतलब यही फनी तरीका था, थोड़ा सा उसी में टांग मेरी भी खींची गई लास्ट में, बट आगे फिर अच्छा
जो नए बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे दोस्त, जो चूंकि जो चाह रहे हैं कि हम भी कुछ बने, IAS PCS या फिर जो भी परीक्षाएं हैं वो किस तरीके से तैयार करें तो अचीव करें? देखिए पढ़ने का टाइम टेबल क्या होगा, उनका शेड्यूल क्या रहेगा? मैंने जो बताया मैंने ये UP PCS 2021 स्टेट PCS जो उसकी परीक्षा पास की है। UPSC थोड़ा इससे एक ऊपर का स्तर है, हालांकि अभी भी मेरे पास उनकी प्रयास है। हाँ, तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे जी। तो अभी क्या है, अगर UP PCS का देखा जाए और UPSC का देखा जाए तो इनका एक सिलेबस एक सेम हो चुका है लगभग। हाँ, तो ऐसे में क्या है, अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो आपको सिलेबस की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। सबसे पहली बात, सिलेबस आपको वर्ड टू वर्ड रटा हुआ होना चाहिए कि अगर आप अपने आसपास भी कुछ देख रहे हैं तो उसको अपने सिलेबस से रिलेट कर सकें और उसे अपने अंदर ग्रहण कर लें। इतनी समझ होने के बाद तब आपको तैयारी में कूदना चाहिए और ये देखना चाहिए, हर साल कुछ बच्चे पहले प्रयास में ही पता लगता है, अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ है, अभी जस्ट पास हो गए हैं, मोटिवेट तो हो जाते हैं उनको देख के, पर वो बहुत कम आंकड़ा है। ठीक है, 90% बच्चे जो हैं वो संघर्ष के बाद ही सफलता पाते हैं। हाँ, क्योंकि अब हम लोग इंटरव्यू देने पहुंचते हैं तो भाई पूछते हैं आसपास वालों से, आपका क्या रात, बोलते भाई 6 बार इंटरव्यू लगातार हो रहा है, 6 बार से फेल होते हैं, तो लगता है कि मतलब कितना ज़्यादा पेशेंस है। तो फिर आपके अंदर अगर धैर्य है तब फिर आप इस तैयारी में आइए, क्योंकि ये समय लेती है परीक्षा। हाँ, हो सकता है आप पहले प्रयास में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर पहले में नहीं आए तो फिर आप धैर्य रखना सीखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और जब तक सक्सेस नहीं हो सकते तब तक आप लगे रहिए। उसके बाद क्या है कि सिलेबस हो जाए तो फिर किताबें भी अपने आप देखिए, NCERT, क्योंकि वो आपका बेस होती है, वो आपकी समझ को विकसित करती है। NCERT से आप सीखिए कि कैसे हम शब्दों का चयन कर सकते हैं, कैसे विषय की समझ हो सकती है। NCERT जब आपकी हो जाए तब फिर स्टैंडर्ड बुक आती है कुछ, हर सब्जेक्ट की अलग अलग। तो जैसे स्टैंडर्ड बुक में जिसको जैसी समझ हो, जिसको जो समझ में आए किताब है, हम किसी भी किताब के इसलिए नाम नहीं लेंगे, आपको हर एक किताब के बारे में अच्छे से देखना चाहिए, उसके बाद चयन करिए कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल दे दूँगी, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत बहुत फेमस है, पर वो सबके लिए सही नहीं है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि टॉपर सारे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ लेना चाहिए, और इस चक्कर में खरीद लेते हैं, फिर तथ्यों में फंस जाते हैं। ये तथ्यों और आंकड़ों का गेम नहीं है, ये वो UPSSC या SSC या बैंक का गेम नहीं है, यहाँ समझदारी का गेम है थोड़ा सा। तो स्ट्रेटेजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप समझ क्या पा रहे हैं? हाँ, समझ क्या पा रहे हैं। जब स्टैंडर्ड बुक आप लेंगे और उसके साथ ही आप अपना सबसे पहले, मेरा मानना रहेगा सबसे पहले आप ऑप्शनल चूज करके उसे तैयार करके रख लीजिए। इसमें क्या है कि चयन उसी का होगा जिसका ऑप्शनल सबसे बढ़िया मजबूत है। जीएस के पेपर में आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप चयन नहीं पा सकते। ऑप्शनल की समझदारी और उसकी तैयारी, यही आपको जो है सफलता। कितना परसेंट आता है? जैसे GS हो गया आपका, अभी UP PCS में क्या है कि इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, क्योंकि 2018 से, तो अब GS का पोर्शन 800 मार्क्स का हो गया है, ऑप्शनल का 400 मार्क्स का हो गया है, उसके बाद हिंदी और एसए ये दोनों 150 मार्क्स के आते हैं, और फाइनल इंटरव्यू उन्होंने 200 नंबर से घटा के 100 नंबर का कर दिया है जी। तो अब देखा जाए तो GS 800 नंबर का और ऑप्शनल आपका 400 नंबर का, यानी ऑप्शनल से आपका पोर्शन पूरा आधा है। तो इसलिए क्या है कि आप ऑप्शनल सबसे पहले चूज करके उसे तैयार कर लीजिए, और GS के साथ उसका रिविजन बराबर करते रहिए। आप उसे कभी भी रखिए मत कि GS तैयार कर रहे हैं, ऑप्शनल रख दिया, ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं, GS रख दिया, ऐसा मत करिए। हाँ, ऑप्शनल तैयार करते हो GS रख सकते हैं, पर GS तैयार करते हो ऑप्शनल मत रखिए, उसकी लगातार आप तैयारी करते रहिए। ऑप्शनल तैयार हो जाए तो GS पे जाइए। उसके बाद क्या हुआ, आप हमेशा रिटन प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम देने से पहले। हाँ, रिटन प्रैक्टिस क्या है, क्योंकि स्पीड एक तरह से स्पीड का भी टेस्ट है। आपको पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए कुछ सेकंड मिलते हैं जी। उसी सेकंड में आपको सोचना है कि आपको पूरा जो है 200-250 शब्दों का आंसर कैसे लिख देना है। आपको मान लो लग ही गया कुछ मिनट समझने में। अब अगर छोटा आंसर लिखना है तो आपको 5 मिनट लगते हैं, बड़ा आंसर लिखना है तो आपको 8 मिनट लगते हैं। अगर इसमें आपने ज़्यादा टाइम खर्चा कर दिया सिर्फ क्वेश्चन को समझने में, तो आप लिखेंगे कब जी। तो आपकी स्पीड होनी चाहिए बढ़िया। उसके लिए आप अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि मैंने भी रिटन प्रैक्टिस के लिए जैसे ज्वाइन की थी कोचिंग। वैसे तो GS की तैयारी मैंने ऐसे नहीं की कोचिंग, लेकिन रिटन प्रैक्टिस के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, और वहाँ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, तैयारी हुई अच्छी मेरी। अभी क्योंकि मैंने बताया ऑप्शनल जो था मेरा बिग पॉइंट था, मैंने उसको चेंज करके बदला था, उसके बाद मुझे सफलता मिली। तो GS की तैयारी करके, ऑप्शनल की तैयारी करके, रिटन प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में अपेयर हुई, आपको सफलता मिल जाएगी। जैसे पेपर दे के आप आई, आपको जब रिजल्ट आया तो आपको क्या लगता था कितने % चांस है आपका नाम आने का? कितना आप श्योर थे कि मेरा नाम आएगा? कि श्योरिटी तो जो फर्स्ट रैंक का टॉपर इन SDM बना होगा उसको भी नहीं होगी। नहीं, मतलब कितने % था कि मेरा हो जाएगा? होता कि ये तो उम्मीद आप हर बार, या जब आने के बाद कितनी खुशी हुई, कैसे उसको सेलिब्रेट किया आपने, किसके साथ सेलिब्रेट किया आपने? पेपर दे के आते हैं तो
तो आप उम्मीद हमेशा लगाते हैं रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जी। फिर जैसा भी आता है पॉजिटिव निगेटिव आप उसे एक्सेप्ट करते ही हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। जी। फिर आप कई चीज़ों को दोष दे सकते हैं, मेरी किस्मत खराब है ये वो, लेकिन आपको अल्टीमेटली लौटना अपने गोल पे फिर से है, जी। उसके लिए प्रयास करना है। तो हालांकि मैंने बताया कि छठा प्रयास था, 5 बार तो मुझे सफलता देखनी ही पड़ी जी। थी। मेन से लौटना, इंटरव्यू से लौटना, ये जारी रहा। तो इस बार जब मैंने दिया था और ऑप्शनल का पेपर देने के बाद मेरे भाई से बात हुई तो मैंने कहा मुझे पेपर तो कुछ ज़्यादा ईजी लगा, मतलब लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने अच्छा किया है या खराब कर दिया है। क्योंकि आप ज़्यादा जब अच्छा कर लेते हो तो आपको यकीन नहीं होता, पता नहीं, क्योंकि मार्क्स तो अभी आए नहीं। जी जी। वो तो मार्क्स जब आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन मेरा यही मानना था कि शायद मैंने ऑप्शनल चेंज किया है और मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए उम्मीद पिछली बार से इस बार ज़्यादा है। जी। और फिर जब रिजल्ट आया भी तो मैंने देखा तो नाम भी था उसमें लिस्ट में, तो फिर होता है कि हाँ भाई मिल गई सफलता। जी। सबसे पहले आपने पिताजी को फ़ोन करा या फिर माता जी को? नहीं, सबसे पहले मैं भाई को फ़ोन किया। भाई क्या करते हैं आपको? मेरे भाई सब इंस्पेक्टर हैं जी। हाँ, और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे किसान हैं। माता जी भी एक तरह से किसान कह देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ गृहिणी तक नहीं रोकेंगे, क्योंकि बहुत घर के फैसले और क्या करना है। जी जी जी। अच्छा, इसके बाद क्या करने की तैयारी करेंगे? जैसे आप ये तो मुकाम आपने हासिल कर लिया, आप इससे ऊपर जाने के लिए कुछ तैयारियां करेंगे इसके, या फिर आप इसी से संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट होना इंसान के जीवन का लक्ष्य होना ही जी। हाँ, तो अभी क्या प्रयास है, अभी मेरे पास, क्योंकि मैंने बताया चांस है यूपीएससी के लिए, जी। तो मेरा अगला टारगेट अभी यूपीएससी रहेगा। और हमेशा मैंने प्लान करके रखा था कि एक बार पीसीएस की कोई पोस्ट मिल जाए मुझे, उसके बाद फिर मुझे यूपीएससी के लिए जाना है। जी। तो अभी क्या हुआ कि अभी थोड़ा विश्वास मजबूत हो गया कि हाँ किया जा सकता है। तो अब मेरा यही है अगला टारगेट 2023 में यूपीएससी का। हाँ, उसके लिए तैयारी भी चल रही है मेरी और ठीक ठाक चल रही है। तो अगर हो सका तो फिर से मुझे मतलब खुशी देने का मौका मिलेगा अपने परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में थी नेहा जी, जिन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। आशा है कि आपको सारी जानकारियाँ समझ में आई होंगी। आप भी तैयारी कैसे कर सकते हैं, पेपर होता कैसे है, इंटरव्यू कैसे होता है, सारी चीज़ें नेहा जी ने बताई। इनके पिताजी बैठे हैं, हम इनसे 2 मिनट बात करेंगे, आखिर तैयारियाँ कैसी थी और कितनी खुशी है इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कौशल सिंह है। कैसा लग रहा है आपकी लड़की, आपकी बेटी ने टॉप किया है पूरे प्रदेश में? देखिए, मेरी बेटी नेहा सिंह ने जो इस मुकाम पर पहुंची है, इसकी खुशी का इजहार मैं अपनी मुखार बिंदु से नहीं कर सकता हूं, लेकिन आज की तारीख में मैं ये जानना चाहता हूं कि सभी बेटियां अपने माता पिता के नाम को रोशन करेंगी और साथ ही साथ इस कड़ी में राहुल बच्चा, माँ, ये पूरा परिवार का सपोर्ट हुआ। और कृषि विज्ञान केंद्र में कल गोष्ठी थी जहाँ पर हमारी मुख्य अतिथि डेवलपमेंट ऑफिसर मैडम आई हुई थी। उन्होंने मेरी बेटी का जिक्र किया। हम कहा हाँ मैं ही हूँ नेहा सिंह के पिताजी बेटा। और ये उद्देश्य है कि इसी प्रकार से सभी बालिकाएं अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगी। बाराबंकी जनपद की सभी बच्चों की ढेर सारी शुभकामनाएं शालिग्राम कोचिंग की ओर से, क्योंकि हमारी कोचिंग भी चलती है, राहुल बच्चे भी हैं और हमारा तथस्थ है कि बेटी बेटा माता पिता की शान है, हर घर की शान है। बेटियां कभी की नमोश नहीं होने देंगी और साथ ही साथ इस जनपद में, पूरे प्रदेश में हमारे बच्चे नाम रोशन करते रहेंगे। ये कड़ी है कि एक किसान की बेटी ने अपने माता पिता, अपने गांव, ब्लॉक, जनपद, तहसील का नाम रोशन किया है बिटिया ने। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए इंटरव्यू में। तब तक जय हिंद, जय भारत।